आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोश पे। और आप सबसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ, जिसके कारण आप लोग मेरे पढ़ाई से कुछ फ़ायदा उठा पाएँ और चाहे मुझे भी आपके साथ समक्ष आने का कुछ मौका मिल जाए। तो कोशिश करता हूँ, बट उस कोशिश को पूरा तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से यही कोशिश करता हूँ अपने तौर पर कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पूरे के अच्छे से अच्छे कंटेंट को, जो कंटेंट आपको पैसा देकर मिलता है हमेशा, उस कंटेंट को मैं यहाँ मुहैया कराऊँ विदाउट एनी फीस। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं देने की। ठीक है, और आप भी कोशिश किया कीजिए कि मुझे प्यार देने का। ठीक है, तो दोनों जब आप मुझे प्यार देंगे ना, तो मैं जितनी वीडियो आपको अवेलेबल करा के इस यूट्यूब के ऊपर दे दूंगा ना, उतना अगर आप एक कंटेंट किसी कोचिंग में जाके पढ़िएगा ना, तो हज़ारों हज़ारों आपको फीस देना पड़ेगा, पता नहीं कितनी हज़ारों का फीस देकर आप वो कंटेंट पाएंगे जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आपको समझ ना आए, जब आप कंटेंट वो पेड फीस में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा उसका बीच का जो तुलनात्मक चीज़ है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बट आज जिस हिसाब से मैं सिंधु घाटी सभ्यता बताऊंगा वो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका क्या है, उसके विस्तार कितने हैं, उसका कालक्रम क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उस वक्त में कौन कौन स्थल पाए गए थे। ठीक है, किस तरीके की उस तरह की उसमें लोग भगवान मानते थे, नहीं मानते थे, पूजा होती थी, नहीं होती थी, लोगों की कौन से देवी देवताओं की ज़्यादा उत्कृष्टता थी। ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर ही मिलेगा, तो बने रहिए जीएस ज्ञान कोश पे। आपको मैं आज पढ़ाता हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है ना, वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इस सभ्यता का अंत होता है और वैदिक सभ्यता का उदय होता है। तो फिलहाल हम सिंधु घाटी सभ्यता पे हैं, तो सिंधु घाटी की बातें करते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम इतिहास के किस अंश में पढ़ते हैं, तो इतिहास 3 अंशों में बटा हुआ है: प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के अंदर आता है पाषाण काल। खाली सुन लीजिए, मैं अब इसको बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, पॉज कर करके अगर चाहिएगा ना तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक के अंदर पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और चिलकोले थे, जो काश युगीन काल कहते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में होते हैं, और ऐतिहासिक काल जो होता है हमारा एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न जो पीरियड जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, वो आपका 3 हिस्सों में हमारा आपको बढ़ जाता है। चलिए मैं इसको लिख के ही बता दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, 3 अंश कौन कौन से होते हैं वो मैं मोटा मोटी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आदि ऐतिहासिक, ठीक है, और एक ऐतिहासिक। ठीक, इसके अंदर ही आता है अपना पाषाण काल, जिसके अंदर मैंने इतना कुछ काल बोला: नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद कांस्ययुगीन काल। फिर आदि ऐतिहासिक जो हम पढ़ते हैं ना, आदि ऐतिहासिक, इसके अंदर ही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आता है। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ते पता है? इसके बारे में हम इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं कि क्योंकि इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारियाँ नहीं हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई लिपि जो हमें मिली भी नहीं है जिसका हम अध्ययन करके इस समय के बारे में कुछ बातें कर सके। ठीक है, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके बारे में हमें लिखित जानकारी मिली है, लेकिन वो चित्रात्मक है। तो
चित्रात्मक है। तो हमने इसके बारे में जो खुदाई है उससे इसके बारे में हमने अध्ययन किया है स्थलों के माध्यम से, ठीक है। उसके बारे में ऐतिहासिक है ना, और ऐतिहासिक 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, जो कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में बढ़ जाता है। अब समझ में आया ना कि मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इस हिसाब से 3 हिस्सों में इतिहास के अंशों को बांटा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे बैक टू द पॉइंट, ओके। अब हम पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक का ही सिंधु घाटी सभ्यता। इस वक्त की जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, ये हमेशा याद रखिएगा, चित्रात्मक। मतलब इस वक्त में लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, ठीक है, क्योंकि इस वक्त की जानकारी कुछ कीलनुमा थी। कीलनुमा यानी कुछ ऐसा, कील जैसा, जैसा आप कील बोलते हैं ना, इसीलिए इसको चित्रात्मक लिपि कहा गया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई इसकी कुछ जो भौगोलिक स्थिति है वो ये है कि ये भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में पाया जाता है, सबसे पहला बात। उसके बाद इसका कुछ विस्तार देखने को मिलता होगा, कुछ विस्तार कि ये कहाँ से कहाँ तक कितनी दूरी तक बसा हुआ था। तो इसका जो क्षेत्रफल था वो 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की तरफ, 1600 किलोमीटर, और 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ। याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की तरफ और 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमारे भारत का उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट, चारों पॉइंट है ना, उसी हिसाब से उस वक्त भी सिंधु घाटी सभ्यता के चारों पॉइंट स्थित थे। अब वो पॉइंट कौन कौन से? ऊपर का जम्मू कश्मीर का मांडा, आपका यूपी में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और मांडा चिनाब नदी के किनारे था, ठीक है। दक्षिण में दायमाबाद, ठीक है, ये महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है दायमाबाद, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। सुटका गैंडोर, ये बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, सुटका गैंडोर, ठीक है, ये दास्क नदी के किनारे है। तो आप बस मेन चीज़ अभी ये जान जाइए कि कौन सा जगह कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। ये आपका पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में है, JNK में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे है। ये पड़ रहा है आपका यूपी उत्तर प्रदेश में, ये पड़ रहा है महाराष्ट्र, ओके, और ये पड़ रहा है आपका बलूचिस्तान में, ठीक है। समझ में आया ना? तो कौन सा पॉइंट किस नदी के किनारे बसा हुआ है यह आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। मतलब इससे आप सिंधु घाटी सभ्यता का उस वक्त का विस्तार बता सकते हैं आराम से। अब इसको विस्तृत जानकारी आप लिख सकते हैं आराम से, कहीं भी अगर आंसर राइटिंग आता है तो आप इसका भौगोलिक विस्तार आराम से लिख पाओगे अब, ठीक है। देखो, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया था, क्योंकि जब सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में खुदाई करके पता करा गया तो सबसे पहला जो नगर मिला ना वो हड़प्पा मिला या स्थल, ठीक है। तो इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बारे में मैं तनिक सा जानकारी दे रहा हूं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 1921 में ही पता चला, क्योंकि पहली खुदाई सिंधु घाटी की सभ्यता में 1921 में हुई थी। याद है कि नहीं याद है? आपको याद होनी चाहिए, है ना। उन सिंधु घाटी की सभ्यता में 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। किसने की थी अभी बताता हूँ मैं पहले, ठीक है, लेकिन आप रिकॉल करते रहिए उस चीज़ को। मैं पहले एक कहानी पे चलता हूँ कि ये खुदाई होने से पहले भी ना अंग्रेजों को पता चल गया था कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी संस्कृति रह चुकी है जो हमसे बहुत वेल डेवलप्ड थी, क्योंकि उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली ना जिससे वो अचंभित हो गए। बोले कि आज से इतने सालों पहले, 100-150 सालों पहले ये इतने डेवलप्ड थे, अगर ये लोगों को पता चल जाए तो हमारी तो थू हो जाएगी, ठीक है। ये बात पता है उनको 1826 में ही चल गया था, जब 1826 में एक अमेरिकी को वहाँ पर एक ईंट मिली, पक्की ईंट, 1826 में। उस इंसान का नाम था चार्ल्स मैसन,
ठीक है। तो उस इंसान ने ये देखा, लेकिन पता है उसके बारे में उन्होंने खुदाई करके पता नहीं करवाया। हो सकता है कि वो ये नहीं चाहते हो कि हमारे कल्चर की थू थू हो जाए। हम जो दुनिया के सामने हवाबाजी करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, है ना, करते हैं ना वो लोग, तो वो चीज़ें ढीली पड़ जाए। वो तो बोलेंगे कि ये देखो सिंधु घाटी की सभ्यता, ये 2500 बीसी के समय में भी ये लोग इतने डेवलप्ड थे, हम इतनी हवाबाजी करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं हवाबाजी? ये इतने डेवलप्ड लोग, यहाँ के लोग इतने डेवलप्ड लोग, हम पश्चिम के लोग क्यों हवाबाजी कर रहे हैं? तो पश्चिम के लोगों ने नहीं करवाई होगी खुदाई, ठीक है। फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि 1853 से 1856 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम की जो टीम थी, जो अलेक्जेंडर कनिंघम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर कहा जाता है, उसी अलेक्जेंडर कनिंघम की बातें कर रहा हूँ मैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ना, वो कराची से लाहौर के लिए एक रेलवे लाइन बिछा रहा था। तो रेलवे लाइन जब उसने बिछाया ना, तो रेलवे लाइन के लिए खुदाई तो करनी पड़ेगी ना भाई। तो खुदाई कर रहे थे ना, तो ये समय था 1853 से लेकर 1856 के बीच की, ठीक है। तो जब ये खुदाई कर रहे थे ना, तो इनको बहुत सारी पक्की ईंटें मिली, पर इन्होंने उस जगह का बहुत बेहतरीन तरीके से खुदाई नहीं करवाया, जिसके कारण से इनको भी ये पता था कि हम अगर खुदाई कराएंगे तो ये सबको जानकारी हो जाएगी कि हम वेल डेवलप्ड नहीं हैं, ये लोग वेल डेवलप्ड ऑलरेडी हो रह चुके हैं इतने सालों पहले भी। तो अब ये तो भाई सकते में, तो इसीलिए इन्होंने खुदाई उदाई नहीं करवाई। एक्चुअल खुदाई हुई 1921 में हड़प्पा की 1921 हुई सिंधु घाटी सभ्यता में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक टीम के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दयाराम साहनी, और उसके जो मेन इंचार्ज थे वो थे जॉन मार्शल, और ये खुदाई हुई थी 1921 के समय में, ठीक है। तो जब 1921 के समय में ये खुदाई हो रही थी, तो सिंधु घाटी में बहुत सारे स्थलें मिले, ठीक है। इस टोटल स्थलों की जो संख्या है लगभग वो स्थलों की संख्या है 1500, ठीक है। कितनी संख्या है टोटल? 1500, ठीक। इस 1500 संख्या के अंदर 1000 जो स्थल है ना, 1000 जो स्थल है वो भारत में मिले। 1000 स्थल जो है वो भारत में मिले। 500 जो स्थल है वो मिले हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और एक्सेप्शन है, 2 स्थल जो मिले हैं वो स्थल मिले हैं अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आप अफगान जलेबी गाना मत जाना, ठीक है ना। अफगानिस्तान में मिले हैं 2 स्थल, ठीक है। तो टोटल अगर मान लीजिए तो 1502 बोल दीजिए, लेकिन 1500 मोटा मोटी उसको हम कहते हैं कि 1000 स्थल भारत में, 500 स्थल जो है वो पाकिस्तान में, और 2 स्थल जो है वो अफगानिस्तान में, ठीक है। ये जो पाकिस्तान वाला जो स्थल मिला है ना, वो खास करके 2 प्रोविंस में मिला है, 2 प्रोविंस में मिला है। प्रोविंस मतलब आज के राज्य में, ठीक है, 2 प्रोविंस में। और वो प्रोविंस कौन कौन से हैं, ठीक है, वो खासकर तो वो है आपके सिंध प्रांत, सिंध प्रोविंस, और पंजाब प्रोविंस। क्या? सिंध प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस, ये दोनों के दोनों जगह में मिले हैं। भारत में ना कई जगहों पर ये मिले हैं, जैसे कि हरियाणा, गुजरात, ठीक है, ठीक, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी, इन सभी जगहों में मिले हैं। और भारत में जो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं ना, वो मिले हैं आपके गुजरात से। यानी अभी आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल कितने स्थल मिले हैं, तो आप जवाब दीजिएगा उसको टोटल 1500 स्थल मिले हैं। 1500 स्थल में से 1000 स्थल जो हैं वो आपके भारत में हैं,
500 स्थल पाकिस्तान में है और 2 स्थल जो है वो आपके अफगानिस्तान में है। 1000 स्थल में से हमारे यहाँ जो स्थल जिन जिन जगहों पे मिले हैं, जिन जिन राज्यों में मिले हैं, वो हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है, इस प्रकार। जिसमें से सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 प्रोविंस जो मुख्य हैं, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो पाए जाते हैं। पहला है सिंध प्रोविंस और दूसरा है पंजाब प्रोविंस, ठीक है। जो आपका अफगान प्रोविंस है उसमें 2 जगह फेमस है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। एक है मुंडी गाक और सोर तुगई। एक है मुंडी गाक एवं सोर तुगई। ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने एक्सेप्शन होते हैं ना वही पूछे जाते हैं। इन स्थलों में अगर पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा गुजरात में, ठीक है। और अफगान में किस जगहों में पाया जाता है? 2 जगह, कौन है वो है मुंडी गाक एंड सोर तुगई, याद रखिएगा। हाँ, सिंधु सभ्यता में कुछ जब उत्खनन या खोज हो रहे थे तब वहाँ पर बहुत सारे स्थल मिले थे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तकरीबन 1502 स्थल मिले, जिसमें से जो अपने 1000 स्थल है वो आपके भारत में मिले हैं। और भारत में भी सबसे ज्यादा जो स्थल है वो गुजरात राज्य में मिले हैं, और 500 स्थल जो है वो पाकिस्तान में मिले हैं, खास करके सिंध प्रांत में और पंजाब प्रांत में। पंजाब का एक हिस्सा उनके पास भी है, ओके। उसके बाद 2 हिस्से जो है ना, 2 पार्ट मतलब 2 जो हिस्से हैं वो अफगानिस्तान में मिले हैं, ठीक है ना। तो 1502 स्थल मिले हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख जो जगह हैं वो मिले हैं, उनका नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसमें से जो महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, और कुछ अन्य स्थल है उसके बारे में मैं एकदम आखिरी में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहला जो स्थल है ना उसको बांट दिया गया है नगरीय स्थल में। नगरीय इसको हमने क्यों नाम दिया? क्योंकि ये सारे स्थल ना वेल डेवलप्ड थे। मतलब इतने सालों पहले, मतलब 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच के जो इस टेन्योर के जो पीरियड के जो काल थे, उस काल में भी बहुत ज्यादा डेवलप थे। यानी यहाँ पे नगरीय व्यवस्था काम करती थी, इसीलिए इसे नगरीय स्थल के नाम से जाना गया। देखिए, अब ये जो 7 नगरीय स्थल है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो खुदाई होकर निकला था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा, जिसको हड़प्पा की खुदाई से बताया जाता है 1921 दयाराम साहनी से, है ना। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो मिला, ठीक। उसके बाद चनहुदड़ो, ठीक है। उसके बाद कौन सा मिला? लोथल। अब लोथल किस लिए फेमस था? अब इसके बारे में विस्तृत जानकारियां आगे एक करके दूंगा, फिर भी आप बस नाम याद रखिए कि कितने नगरीय स्थल मिले हैं उनके बारे में। धोलावीरा अपने जल कुंड के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। इसको आप बताइए, इसको कितने नंबर पे यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? भारत के यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में धोलावीरा शामिल है। आप बताइएगा कि कितने नंबर में भारत के यूनेस्को हेरिटेज साइट में धोलावीरा शामिल है, ठीक है, ठीक। उसके बाद कलीबंगा जो है, उसके बाद कलीबंगन के चूड़िया जो है वो फेमस है। कलीबंगन के चूड़िया जो है वो फेमस है, ठीक है। उसके बाद बनवाली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, ये जो नाले हैं वो खुले हुए नाले हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब कुछ अन्य प्रमुख स्थल है। अब मैं एक एक करके इन सारे स्थलों के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारियां दूंगा। सिंधु सभ्यता में जो नगरीय स्थल थे उनकी कुछ विशेषताएं थी कि नगरों को ना 2 वर्गों में बांट दिया गया था। नगरों में
दो वर्गों में बांट दिया गया था कि पश्चिमी वर्ग और पूर्वी वर्ग, ठीक है, यानी पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर। पश्चिमी एरिया में जो लोग निवास करते थे उनका एरिया ऊंचाई पर स्थित होता था, ठीक है। वहीं पूर्वी एरिया में जो लोग निवास करते थे उनका जो एरिया था वो कुछ नीचे स्थित होता था, ठीक है। और पश्चिमी जो लोग निवास करते थे उनके जो एरिया थे ना, उनका जो निवास स्थान था उसका दुर्गीकरण किया जाता था, ठीक है, दुर्गीकरण किया जाता था। और खासकर इस पश्चिमी भाग में ना पुरोहित लोग निवास करते थे, ठीक है। बट इस पूर्वी हिस्से में जो नीचे की तरफ स्थित होता था, जिसमें नगरीय व्यवस्था पूरे तरीके से होती थी, इसमें व्यापारी, प्रशासनिक तथा सामान्य जनता का निवास होता था। अभी देखिए ये कैसे थे, दुर्गीकरण करने का मतलब क्या है कि अगर ये वाला हिस्सा ऐसे है ना, तो इसके ये जो अपने पूरे दुर्गीकरण किया। और ये नगर जो बसा हुआ है वो तो नगर ही नगर है, बस नगर बसा हुआ है, इसका कोई दुर्गीकरण नहीं किया गया है। बट इस जगह का ना, जिस जगह पुरोहित लोग निवास करते थे जो कि पश्चिमी भाग में था, उस जगह का दुर्गीकरण किया जाता था। बट इस जगह का जहाँ नगर था ना, उसका कोई दुर्गीकरण नहीं किया जाता था। और ये सामान्यतः नीचे की तरफ होता था, ये ऊंचाई पर स्थित होता था, ये नीचे की तरफ होता था। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो सिंधु सभ्यता में नगरों की जो व्यवस्था थी उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए उसको दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। हाँ, और साथ साथ में ये भी याद रखिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि जब सिंधु सभ्यता की का जो कार्यक्रम चल रहा था ना, उसके साथ साथ कोई सभ्यता और पनप रही थी। तो जी हाँ, और साथ साथ और भी सभ्यता पनप रही थी। वो कौन कौन सी सभ्यता थी? एक सभ्यता थी आपकी मिस्र की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता? मिस्र की या नील नदी घाटी की सभ्यता। अब इसको नील नदी घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सामान्यतः नील नदी के किनारे इसके लोग रहते थे, यानी इसके जितने भी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं वो नील नदी के आसपास में ही पाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको एक और सभ्यता जो है वो इसके समकालीन ही चलती थी, वो आपकी थी सुमेरियन सभ्यता। कौन सी? मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। अब ये जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे निवास करती थी? तो ये टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, ये नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता पनप रही थी। लेकिन इस सिंधु सभ्यता के साथ में चीन में भी एक सभ्यता का जन्म हुआ था, जिसको चीन की सभ्यता कहते हैं। और वो सभ्यता जो थी ना, वो वांगवो नदी, जिसको हम लोग येलो रिवर भी बोलते हैं ना, उसके किनारे पनप रही थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो सिंधु सभ्यता है ना, उसके समकालीन कोई सभ्यता है, तो आप जवाब दे दीजिएगा हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन ही थी, जिसको हम सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं, जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे बसती थी। और मिस्र की सभ्यता भी जो नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर स्थल है ना, वो नील नदी के किनारे ही देखने को मिलता है, ठीक है। जो खुदाई में जो नगर मिले थे, अब मैं एक एक करके उन सारे नगरों का स्थिति किसने खोजा, वो कब खोजा, और वहाँ पर जब खोजने के समय क्या क्या चीज़ें मिली, इन सब के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके दिमाग में वो बच सके तो बसाइए, नहीं तो उसे नोट करते रहिएगा साथ ही साथ, ठीक है, समझ रहे हैं ना, आप नोट करते रहिएगा। तो देखिए
हड़प्पा, सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करते हैं क्योंकि इसे सबसे पहले इसमें हड़प्पा ही मिला था 1921 दयाराम साहनी के द्वारा। ये जो हड़प्पा है ना वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मिला था, ठीक है। ये जो जिला है ना वो मोंटगोमरी में खोजा गया था, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर साहिवाल के नाम से जाना जाता है। इसके खोजकर्ता जो थे वो बता दिया मैंने, दयाराम साहनी 1921। अब जब ये खोज चल रहा था ना उस समय बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिसके बारे में ये अनुमान लगाया गया कि ये इस सब समय में ये सब चीज़ें पाई जाती होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब एक कल्पना मात्र है, एक अनुमान मात्र है, ठीक है। फिर उसके बाद उन चीज़ों को एक कहानी में गढ़ दिया गया, ठीक है, कि अन्नागार मिला है, मतलब अन्न रखने वाला घर, अन्नागार। और टोटल उसके कितने कमरे मिले हैं? टोटल 12 कमरे मिले हैं अन्नागार के। उसके बाद श्रमिक आवास मिला है। अब देखिए आपके श्रमिक है तो अन्न खाएंगे ही भाई, श्रमिक है तो अन्न खाएंगे, तो ऐसे याद रखिए कि अगर श्रमिक है तो वो बिना खाए पिए तो जिएंगे नहीं, तो अन्न खाएंगे, और तो इसीलिए अन्नागार मिला, ठीक है। लकड़ी का कब्र मिला, क्योंकि अगर वो हैं तो वो कभी ना कभी तो मरेंगे ना, तो मरेंगे तो उनको मरने के लिए कब्र का भी वहाँ पे साक्ष्य मिला है। बस याद रखने के प्रोस्पेक्टिव से मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद में रहे कि लकड़ी का कब्र भी मिला है। ये R1 R2 R3 करके नाम देते गया है, जिसमें से 837 जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए क्योंकि 837 करके क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसीलिए मैंने 837 का नाम लिया कि पूछा गया था कि जो 837 जो लकड़ी का कब्र है ना वो किस जगह पाया गया था, सिंधु सभ्यता में किस जगह पाया गया था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहूदड़ो या धोलावीरा, तो हड़प्पा में पाया गया था, ठीक है ना। मातृदेवी की मूर्ति मिली, इससे ये कंफर्म हो गया कि जो सिंधु सभ्यता था ना वो मातृसत्तात्मक था, ठीक है। लिंग पूजन का भी कहीं बहुत जगह में साक्ष्य देखने को मिला है, देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद पक्की ईंटों के आवास मिली। देखिए कितने वेल डेवलप थे कि पक्की ईंटों के आवास मिल रहे थे, ठीक है। उसके बाद पुजारी की मूर्ति मिली, जिससे ये कन्फर्म हो गया कि उस वक्त पूजा होता होगा, क्योंकि पुजारी की मूर्ति मिली है तो पूजा होता होगा, ठीक है। तांबे की इक्का गाड़ी मिली, जिससे ये पता चल गया कि उस वक्त तांबा पाया जाता था। और पूरे हमारे जगह में सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजे जाने वाला जो मेटल धातु था वो तांबा ही था, फिर जाकर टीन, फिर वो जाकर आगे सारे कुछ कांसा वासा की खोज हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। देखिए इस वक्त के लोग ना कुछ चीज़ों को नहीं जानते थे, जैसे कि लोहा इनको नहीं पता था। आगे वैदिक सभ्यता में अतरंजी खेरा नामक जगह में लोहे की खोज होती है, ठीक है। उसके बाद इन्हें गाय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। उसके बाद इन्हें लायन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। बहुत सारे बुक में लिखता है ना कि इन्हें घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एक जगह था, वो जगह था सुरकोटता। कौन सा जगह था बाबू? सुरकोटता। वहाँ पे ना घोड़े का हड्डी का साक्ष्य मिला है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि घोड़ा इन्हें नहीं पता था, क्योंकि अगर हड्डी का साक्ष्य मिला है तो घोड़ा की जानकारी तो पक्का पक्की होगी, लेकिन बहुत सारे किताब में आपको ये देखने को मिलेगा। तो जो डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं ना उसको पेपर से पूछते नहीं है। ये सब जो एकदम ये सब क्वेश्चन में ना कोई डाउट नहीं है, बुक में कहीं पे भी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना एज इट इज़ मैं एनसीईआरटी से बतला रहा हूँ, और एनसीईआरटी आपको एकदम ऑथेंटिक बुक होता है जो आपकी किसी भी तैयारी में आपके साथ काम आएगी, ठीक है। तो जो जो नॉलेज है वो मैं आपको हड़प्पा सभ्यता से बता दिया, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की इन सब चीज़ों को याद करने के लिए आप दिमाग से याद कर सकते हैं कि अगर श्रमिक रह रहे हैं तो उन्हें अन्न लगेगा, ठीक है। अब अन्न लगेगा तो भाई कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी तो मरेंगे तो उन्हें लकड़ी के कब्र में डाला जाएगा, ठीक है। लकड़ी के कब्र में डाले जाएंगे तो उनका जो पूजा पाठ है जो वो मरने के समय करेंगे वो कौन करेगा? पुजारी करेगा। तो पुजारी कहाँ पाया जाएगा? इन्हीं के पास ना पाया जाएगा जी। उसके बाद क्या है? मातृदेवी की मूर्ति।
जब ये सब पूजा पाठ होगा तो कौन सी मूर्ति के सामने होगा? मातृ देवी की मूर्ति के सामने होगा, फिर मातृ देवी की मूर्ति के सामने होगा। तो ऐसे करके आप इन्हें याद मेमोराइज कर सकते हैं। ये सब एक तरीका होता है कि आप ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं, और अगर आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहेंगे तो वो अपने आप आपके दिमाग में याद रखे। लेकिन एक क्वेश्चन सुनिएगा कि ये जो पुजारी की मूर्ति है ना, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुजारी की मूर्ति किस सिंधु सभ्यता का किस हिस्से में पाया गया था? तो ये हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ पाया गया था बाबू? हड़प्पा में पाया गया था। समझ में आया ना? हड़प्पा नहीं भाई, हड़प्पा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो हड़प्पा सुन के एकदम खुश हो जाते हैं ना, टेंशन मत लीजिए। आज हम धीरे धीरे चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं लीजिए। थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा क्योंकि आज थोड़ा मैं मूड में हूँ कि आज थोड़ा सा ज़्यादा करवा दूँ, ठीक है ना? भले आप लोग कम ये देखते हैं, लेकिन मैं एकदम आपके लिए डेडिकेशन फुली काम करता हूँ। मैं पूरी करवाने के आज फिराक में हूँ, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, ठीक? दूसरा है मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ही पाया गया। ये सिंधु नदी के तट पर है। जिस तरीके से आपका हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, ये सिंधु नदी के तट पे है। ये पाकिस्तान का जिला लड़काना के अंदर पाया जाता है, ठीक है? मोहनजोदाड़ो का एक और नाम है मृतकों का टीला। इसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिएगा साइड में, इसे मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। मृतकों का टीला। अब मृतकों का टीला इसलिए इसे नाम जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जब खुदाई हो रही थी ना, तो बहुत बड़े, मतलब बहुत मास अमाउंट में लोगों का शव के अवशेष मिले हैं एक ही जगह से। तो मतलब ये कल्पना किया गया कि यहाँ पे बहुत साल पहले बहुत मास किलिंग या किसी कारणवश लोगों की मौत हुई होगी, इसीलिए वो टीला नुमा बन गया था। इसीलिए उन्होंने एक अजम्पशन लगाया कि इसे नाम दे दिया मृतकों का टीला, ठीक है ना? इसके खोजकर्ता जो है वो है राखल दास बनर्जी, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में आर.डी. बनर्जी के नाम से जाना जाता था। जब ये खुदाई हुई थी तो इस खुदाई के दौरान जो राखल दास बनर्जी के द्वारा जो संचालित जो ग्रुप थे ना, टीम थे ना, उन्हें क्या क्या मिला उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। उन्हें स्नानागार मिला, बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला, ठीक है? कांसे की मूर्ति मिली। पिछले वाले में हमने देखा था कि हम तांबे के ऊपर वाले में बात करते हैं कि तांबे की एक्का गाड़ी मिल रही थी हड़प्पा में, लेकिन यहाँ पे कांसा पहुँच गया। यानी कांसा पहुँच गया तो कांसे का जो निर्माण होता है वो कॉपर और टीन से होता है, CuSN से। तो ये कांसा भी मिला है, यानी उस वक्त टीन भी होएगा ना, तभी ना कांसा की मूर्ति मिली। एक नर्तकी मिली है जो कि ऐसे करके खड़ी है, जो आजकल ये लड़कियों का पोज हो गया है फोटो खिंचवाने का। आजकल की लड़कियों का तो पोज भी है ना, ऐसे करके खड़ी हो जाती है। तो वैसे ही एक नर्तकी मिली है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक नर्तकी मतलब नाचने वाली है, तो उनकी ही मूर्ति है, ठीक है? पशुपति देव की मुहर मिली है। एक मुहर मिला है जिसके अंदर एक योगी पुरुष जैसे हैं, वो बैठे हुए हैं ध्यान में, और उनके आसपास ना बहुत सारे जानवर है, ठीक है? बैल, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे कुछ जानवर उनके चारों ओर ही हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये पशुपति देव है, ठीक है? इनसे ये अनुमान लगा कि ये पशुपति देव है। एक दाढ़ी वाला का मूर्ति मिला है। किसमें? दाढ़ी वाला का। उन्होंने साधु अनुमान लगा लिया कि एक दाढ़ी वाला। अभी तो हर आदमी में दाढ़ी वाला मिल जाएगा ना, है ना? तो अभी का अगर मान लो अभी कोई होता है तो अभी अपना इमेज बना के अगर तो आज से 500 साल 600 साल बाद अगर खुदाई होगी तो आदमी में मिले तो बोले बहुत सारा दाढ़ी वाला साधु रहता है। पहले लोग 2024-2023 में लोग साधु रहते थे क्या भाई? तो मजाक है, ठीक है? लेकिन उस वक्त दाढ़ी वाला साधु ही मिला था, ठीक है? और सूती कपड़े मिले थे, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे, ठीक है ना? पुरोहित का आवास मिला था। क्या मिला था? पुरोहित का आवास मिला था। पिछले वाले हड़प्पा में हमें पुजारी की मूर्ति मिली, लेकिन यहाँ पुरोहित आवास मिला। याद रखिएगा, हर घर में कुएं का
स्थान और स्नानागार मौजूद था। मतलब अगर मोहनजोदाड़ो के अंदर आप कभी जाइएगा या इमेज में भी देखिएगा तो आपको हर घर में कुएं मिलेंगे और हर घर में स्नानागार उपलब्ध मिलेंगे। यानी हर घर में कुआं और हर घर में स्नानागार। ये मतलब ये स्लोगन हो गया ना एक इसका नेता का कि हर घर में कुआं हर घर में स्नानागार। ठीक है, घोड़े के दांत भी मिले हैं। ठीक है ना, घोड़े के दांत मिले। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक दाढ़ी वाला साधु है तो उसके घर में स्नानागार होना चाहिए, उसके घर में कुएं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाढ़ी है भाई, का दाढ़ी गंदा हो जाता है कि नहीं? तो दाढ़ी गंदा हो जाता है तो दाढ़ी गंदा होने के लिए से साफ करने के लिए आपको कुआं या स्नानागार से पानी जरूर चाहिए। ठीक है, जब आपको स्नानागार से पानी मिलेगा तो आप क्या करिएगा, जाइएगा सूती कपड़ा लीजिएगा, उससे अपना शरीर वरीर पोंछिएगा और फिर शरीर पूरे पोंछ के फिर आप क्या कीजिएगा, जो पशुपति देव है ना उनकी थोड़ी आराधना कीजिएगा और क्या कीजिएगा कि अपने घोड़े पर सवार होकर पुरोहित के आवास जाइएगा। अपने घोड़े पे सवार होकर पुरोहित के आवास हो जाइएगा, क्योंकि पुरोहित के आवास जाने के लिए आपको नहाना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आप याद करने के लिए एक तरीका अपना सकते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या है ना कि आप जल्दी किसी भी चीज़ को याद कर पाएंगे। लोथल जो है वो भोग्या नदी के तट पर है, जो कि गुजरात में पाया गया। ठीक है, इसके खोजकर्ता जो है ना वो आर राव थे। कौन थे? आर राव। अब ये मत बोलिएगा कि भैया राजकुमार राव है ना जो फिल्म बनाया है, मेरे शादी में जरूर आना है ना, है इंतकाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार है, इंतकाम तो जरूर देखेगी तुम। ठीक है, तो राजकुमार राव भाई नहीं है, ये रंगानाथ राव की बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, क्या क्या मिला इस खोज के दौरान? तो शतरंज का खेल मिला, शतरंज मिले। ठीक है ना, और फारस का मुहर मिला, जिससे ये स्थापित हो गया कि ये जो लोथल नदी का जो हिस्सा है ना, क्योंकि ये आपका बंदरगाह था। ये याद रखिएगा कि जो लोथल नदी का जो तट है ना वो बंदरगाह के लिए बहुत फेमस था। किसके लिए फेमस था? बंदरगाह के लिए बहुत फेमस था। मतलब यहाँ से जो पानी के द्वारा जो व्यापार है ना वो बहुत उत्तम स्थान से होता था। ठीक है, यहाँ पे आपके चावल की जो भूसी भी मिली है, तो बाजरा और चावल का जो साक्ष्य है ना वो यहाँ पे मिला है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बाजरा और चावल, जो चावल है ना बाजरा और चावल, तो बाजरा और चावल का ना यहाँ पर से व्यापार चलता था फारस के साथ। कहाँ का? लोथल का। यानी सिंधु सभ्यता का जो ये वाला हिस्सा ना लोथल, उसका व्यापार बाजरा और चावल का ना फारस के साथ चलता होगा। मतलब ये अनुमान लगाएगी क्योंकि फारस की मोहरें इस जगह पे लोथल में मिले हैं। ठीक है, युगल समाधि मिला। युगल समाधि का मतलब क्या होता है कि एक साथ दो लोगों का एक ही कब्र में दफन होना। ठीक है, यानी युगल समाधि मिले हैं। तो युगल समाधि का से ये पता लगाया गया कि हो सकता है कि ये सती प्रथा का एक संकेत है, कि उस वक्त पे भी लोग सती प्रथा को मानते हो। ठीक है, हाथी का दांत मिला। तो जैसे मैंने पहले वाले में बताया, हड़प्पा में बताया कि उस वक्त घोड़े का दांत मिला, लेकिन यहाँ पर आपको हाथी का दांत मिला है। ठीक है, किसका दांत मिला है? हाथी का दांत मिला है। तो ये हो गया आपका लोथल। उसके बाद धौलावीरा जो है, धौलावीरा है, ये भी गुजरात में ही पड़ता है और ये सिंधु सभ्यता का ना दूसरा सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी के बाद। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू? हरियाणा में पड़ता है। यह सिंधु सभ्यता का भारत के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और ये धौलावीरा ना क्यों फेमस है, क्यों जाना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जलकुंड से, क्योंकि ये जलाशय, इसके पास 16 जलाशय है, जिससे ये पता चलता है कि जल प्रबंधन प्रणाली के अंदर, यानी जल का स्टोर करने का जो काम काज था ना वो इस एरिया में, सिंधु सभ्यता के इस एरिया में बहुत उत्तम तरीके से किया जाता है था। ठीक है, और इसीलिए
धौलावीरा को ना यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट के अंदर, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में, किसमें, कौन सी लिस्ट में, हेरिटेज लिस्ट में, कौन सी लिस्ट में, हेरिटेज लिस्ट में 40वां स्थान मिला है। कहाँ कितनावां स्थान मिला है, 40वां स्थान। इसके बाद कलीबंगा जो है, इसका अर्थ होता है, कलीबंगन का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अब काले रंग की चूड़ियाँ है ना भाई, तो काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ जरूर पाई जाती होगी, ठीक है, ठीक। खोजकर्ता जो है वो ए घोष और बी के थापड़ है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कालीबंगा मतलब कालीबंगा में एक महिला जो है वो काली चूड़ियाँ पहन के ना किसको, ए घूसा मारी और एक थप्पड़ मारी। उससे आपको याद क्या रहेगा कि घोसा से घोष और थप्पड़ से थापड़, ठीक है, बी के थापड़ और एक घोष, अलमंदा घोष, ठीक है। ये भी राजस्थान का ही एरिया में पाया जाने वाला है। हनुमानगढ़ एक जिला है, वहाँ पर घग्गर नदी के तट पर। अब यहाँ पे जब खोजकर्ता लोग खोज कर रहे थे, ये जो ए घोष और बी के थापड़, तो इन्हें क्या क्या मिला, देखो इन्हें मिला जुते हुए खेत। जुते हुए खेत किससे खेत जोतता है भाई, हल से खेत जोतता है, तो लकड़ी का हल मिला, अलंकृत ईंटें है, अलंकृत ईंटें यानी ईंटों के ऊपर कुछ नक्काशियाँ की गई है, ठीक है। और मेसोपोटामिया की ना मोहर मिली है, यानी अब देखिए इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जुते हुए खेत मिले। अब जुते हुए खेत कैसे मिल सकते हैं, कोई हल तो होगा ना, तो लकड़ी का हल याद रखिएगा, ठीक है, लकड़ी का हल याद रखिएगा। अब जब हल मिला है ना, तो भाई उसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि अलंकृत ईंटें मिले। अलंकृत ईंटें यानी नक्काशी वाली ईंटें, ठीक है। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों में, एक अलंकृत ईंटें यहाँ मिलती है और एक चनहूदड़ों में भी एक चीज़ मिलेगा, उसके बारे में मैं बात करूँगा, बट फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। चनहूदड़ों में एक ईंट मिलता है, उस पर ना ये बिल्ली और कुत्ते का ना पैरों के निशान है, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चनहूदड़ों और कालीबंगा में, कि कालीबंगा में ईंटें पाए गए थे जिसपे कुत्ते और बिल्ली के निशान थे, कि चनहूदड़ों में। तो भाई कालीबंगा में जो ईंटें पाए गए थे ना, वो नक्काशी वाली ईंटें थे, लेकिन जो चनहूदड़ों में ईंटें पाए गए थे ना, वो कुत्ते और बिल्ली के जो पाँव के छाप है ना, उनकी ईंटें हैं, ठीक है। तो बस ये ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये घग्गर नदी के किनारे पे बसा हुआ था आपका कलीबंगा, जिसका अर्थ है काली काली चूड़िया। इसके बाद चनहूदड़ो जो है वो भी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रोविंस के अंदर। इसके जो खोज करता है ना, वो है एनजी मजूमदार। कौन है खोज करता, एनजी मजूमदार, ठीक है ना। इसमें जब खोज करता है एनजी मजूमदार खोज कर रहे थे, तो इन्हें क्या क्या मिला वो भी देखना चाहिए, कि उसमें उनको मिला कि भाई एक ईंट मिला, जिस ईंट के ऊपर उनको कुछ पाँव के छाप मिले, जो कि अनुमान लगाया गया कि ये कुत्ता और बिल्ली के पाँव के छाप है। तो कुत्ता और बिल्ली के जो पाँव के छाप वाला जो ईंट है वो कहाँ मिला है, चनहूदड़ों में, ठीक है ना, चनहूदड़ों में, ठीक। और यहाँ पे ना लिपस्टिक एवं कंघी मिले हैं। अब जो लिपस्टिक और कंघी मिले हैं ना, वो यहीं पे मिले हैं, मतलब लड़कियों का पूरी यहाँ पर सामान मिला है, ठीक है ना। और ये जो चनहूदड़ो है ना, इसमें कुछ एक खूबी भी है कि चनहूदड़ो एक ऐसा एरिया मिला है इस जगह में जहाँ पर ना कोई दीवार नहीं है, यानी ये जो चनहूदड़ो है ना, उसमें कोई रक्षा दीवार नहीं है। जैसे कि हर में ना कुछ रक्षा दीवार था, लेकिन चनहूदड़ो ना कोई रक्षा दीवार नहीं है, यानी ये दुर्ग रहित है, ठीक। यानी यहाँ इसमें कहीं से भी एंट्री करिए, आप किसी जगह से एंट्री करिए, चनहूदड़ो पूरा एकदम खुल्लम खुल्ला था, ठीक है ना। तो इसमें कोई दुर्ग नहीं था चनहूदड़ो। अब ये दुर्ग नहीं हो सकता है कि ये जो स्टिक कंघी वंगी मिला, ये दुकान उकान खोला होगा लो, तो दुकान में क्या दुर्ग रहित करेंगे, सब लोग आने दीजिए, दुर्ग में घुसने दीजिए अंदर। तो हो सकता है कि लिपस्टिक और कंघी बेचने का व्यापार करते होंगे, इसीलिए हर तरफ से ये खुला था, जिसमें लोग आवन जावन आराम से कर पाए, ठीक है ना। ये रहा आज का आखिरी टॉपिक, बनवाली। जो बनवाली है ना, वो हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ
का स्थल है। इसके खोजकर्ता जो है वो RS बिस्ट है। कौन है? RS बिस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो खोजकर्ता RS बिस्ट है ना, उनको खोज के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली वो उस पर ध्यान दीजिएगा। खोज के दौरान इनके सर के टेढ़ी मेढ़ी मिली। ठीक है, वेल प्लान्ड जो स्ट्रक्चर था इस सिंधु सभ्यता के अंदर वो नहीं देखने को मिला। टाउन प्लानिंग यहाँ की अच्छी नहीं थी। यहाँ पे जो रास्ते थे वो टेढ़े मेढ़े थे। यहाँ की जो नालियाँ थी वो ढकी नहीं हुई थी। यहाँ की नालियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी थी। यानी आप एक कुल मिलाकर आप ऐसा कर सकते ना कि अनप्लान्ड स्ट्रक्चर यहाँ बने हुए थे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर मिट्टी का एक हल मिला है। तो मिट्टी का जो हल है ना वो खिलौना के प्रारूप में मिला है। मिट्टी का हल बड़का नहीं मिला है। तो कोई आप सोचेगा मत मिट्टी का हल बड़ा था, क्योंकि मैंने एक बहुत बढ़िया टीचर को मैंने देखा है कि उन्होंने बताया था कि मिट्टी का हल बड़का मिला था, लेकिन मिट्टी का हल बड़का नहीं मिला था। क्योंकि मैंने वेबसाइट पे देखा है कि मिट्टी के जो हल है ना वो खिलौने के प्रारूप में मिले हैं, बड़े नहीं मिले हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी उतनी औकात भी नहीं है किसी को कुछ बोलने की। तो चलिए कुछ नहीं, मेरा काम है पढ़ाना भाई। मैं सही पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितनी भी मेहनत मैंने आपके लिए की है वो आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, तो आप मुझे जब इस वीडियो के माध्यम से जब मुझे आप प्यार दिखाएंगे ना तो मुझे और मन करेगा कि आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट बनाकर आपके सामने पब्लिश करूं, जिसके कारण कम से कम इधर उधर जाने पर भी आप लोगों को GS ज्ञान कोश के थ्रू आपको एकदम उत्तम से उत्तम व्यवस्था में आपको ज्ञान मिल सके, जिसके कारण मेरा जो लक्ष्य है वो कि विदाउट फी आपको एक अच्छा कंटेंट मुहैया कराने का वो पूरा हो पाए। तो इसमें अगर आप मेरा साथ दीजिएगा तो हम इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ऐसे कार्य को करेंगे जिसके कारण हर वह लड़का जो कि बड़ी कोचिंग फीसें नहीं भर सकता वो आराम से बिना फीस के यूट्यूब पर भी उतनी ही कंटेंट पढ़ेगा जितने कंटेंट लोग बहुत सारे पैसे दे के पढ़ते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, इन सब के लिए आपका प्यारा भाई, आपका दुलारा भाई GS ज्ञान कोश आपके साथ है। आप बस मुझे मोटिवेट करते रहिए, उसके बाद सारा काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो सारा काम मैं संभाल लूँगा। आप बताइए कि आपको ये पूरा वीडियो जो सिंधु सभ्यता का मैंने पूरा वीडियो जितने नगरीय स्थल है उनके ऊपर जो बनाए हैं वो कैसा लगा। मैं और भी इतिहास में और सारे भी लेकर आऊँगा। इसके बाद मैं इसका जो कालक्रम ख़त्म होएगा उसके बारे में भी बातचीत करूँगा मैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता और उसके आगे भी जो लेटर वैदिक वाला काल है वो भी बताते हुए चलूँगा, और आगे उसके आगे भी जो कि और जो नए आएंगे हर्यक वंश वो सब भी बताते हुए चलूँगा मैं। तो बने रहिए GS ज्ञान कोश के साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान और यहाँ पर ही है आपको सबसे बड़ा प्यार और दुलार, और आपके प्यार का तो मैं भूखा हूँ ही। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।